हाय दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड एक अच्छा टॉपिक था, लगभग ये विश्व भूगोल में समाप्त होने वाला टॉपिक था दोस्तों, जिसका हम बात ब्रह्मांड के बारे में बात कर ले जाए। इसके बाद पवनों के बारे में बात किए करेंगे दोस्तों। पवनों के बारे में बताएं, पर्वत के बारे में बात करेंगे। 3 टॉपिक बचा हुआ है, तो आज ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड में क्या क्या अध्ययन करेंगे। देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानकारी रखा जाता है कि ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो तारों के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे, आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, फिर निहारिकाएँ क्या होती हैं दोस्तों, फिर सौरमंडल क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में इसके बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। ये ब्रह्मांड जैसे खगोलकी क्या होता है दोस्तों, खगोलकी वे खगोलकी उस खगोलकी होता है दोस्तों, उस आकाशीय पिंडों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उस आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, तारों का, ग्रहों का, सौरमंडलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, आकाशीय पिंडों का खगोलकी में दोस्तों के ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी क्या कहते हैं दोस्तों, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। देखें हिल रहा है यार। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को, कॉस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या होता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में बात करें दोस्तों, ब्रह्मांड क्या था। ब्रह्मांड की दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों, कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। अब इसके बारे में बात करते हैं जो ब्रह्मांड क्या है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि आज से 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों, आज से 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों चलेंगे, या कहीं किताब में 15 बिलियन वर्ष पूर्व दिया है दोस्तों। तो आज से जब ये ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एक बिंदु को, एक प्रोटॉन से भी छोटे बिंदु के समान, ये इसे एक बिंदु, प्रोटॉन से छोटा बिंदु के समान दोस्तों, एकदम एक बिंदु के रूप में था। ये जो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये प्रोटॉन से भी छोटा एक बिंदु के रूप में था दोस्तों ब्रह्मांड, जिसका जो क्या था दोस्तों, जिसका उच्च घनत्व क्या था दोस्तों, इसका उच्च घनत्व था। उच्च घनत्व था दोस्तों, उच्च दाब था और उच्च ताप था दोस्तों। उच्च ताप था दोस्तों। ये क्या था दोस्तों, इस बिंदु में उच्च ताप था। इस उच्च ताप, इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, इस बिंदु 13 मिलियन वर्ष पूर्व देखते हैं दोस्तों, इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, तो एकक कहा जाता है दोस्तों। इस बिंदु को दोस्तों एकक कहते हैं। और ये इस बिंदु में दोस्तों उच्च तापमान, उच्च दाब और उच्च घनत्व होने के कारण दोस्तों इस बिंदु में विस्फोट होता है। और कितने समय दोस्तों इस बिंदु में विस्फोट होता है दोस्तों। वहीं से दोस्तों समय की उत्पत्ति होती है। जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो जब इस बिंदु में दोस्तों विस्फोट होता है, तो वहीं से समय की उत्पत्ति होती है। किसकी? समय की उत्पत्ति होती है। समय की उत्पत्ति, यहीं से दोस्तों समय की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है दोस्तों, वहीं से समय की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और जब दोस्तों मात्र 2 सेकंड से कम ही समय में इस पूरे ब्रह्मांड की लगभग मोटा मोटी में रचना हो गई दोस्तों। 2 सेकंड से कम ही समय में आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इस ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति दोस्तों 1.43 सेकंड में इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई दोस्तों। लगभग अभी तारों नहीं बने थे दोस्तों। तारों आप देखेंगे 5-6 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों तारों का निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये पूरे ब्रह्मांड की मोटा मोटी रचना हो गई मात्र 2 सेकंड से कम ही समय में दोस्तों। आज ये विस्फोट हुआ दोस्तों, इसी विस्फोट को घटना को कहते हैं दोस्तों क्या, बिग बैंग का सिद्धांत। यही सिद्धांत बताता है कि एक ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिक जो क्या कहते हैं दोस्तों, उनका क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंस नाम था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों उनका, स्टीफन हॉकिंस दोस्तों। ये अमेरिका की खगोलविद थे दोस्तों। इन्होंने जो ये बिग बैंग जो सिद्धांत है दोस्तों, इसको नहीं मानते हैं। ये दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत को नहीं मानते हैं। बिग
ये दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत को नहीं मानते हैं। कौन? स्टीफन हॉकिंग नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं दोस्तों। ये बिग बैंग सिद्धांत को नहीं मानते, कहते हैं नहीं ये जो ब्रह्मांड है यह एक बिंदु के समान में नहीं था। ये ब्रह्मांड क्या दोस्तों, ब्रह्मांड पहले से ही अस्तित्व में था। इनके अनुसार दोस्तों, ये स्टीफन हॉकिंस के अनुसार दोस्तों, जो ब्रह्मांड है दोस्तों इसका पहले से ही अस्तित्व था। ये कौन कहते हैं दोस्तों? स्टीफन हॉकिंस कहते हैं ये। लेकिन इस ब्रह्मांड में केवल फैलाव होता है और सिकुड़ाव होता है। केवल ब्रह्मांड में फैलाव और सिकुड़ाव की घटना होती है। ये ब्रह्मांड पहले से अस्तित्व में था। ये इनके अनुसार, स्टीफन हॉकिंस के अनुसार दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर स्टीफन हॉकिंस के बाद दोस्तों अब चलते हैं 140 ईसा पूर्व में दोस्तों। कब चलते हैं? वीडियो बनना है ना। हाँ, 140 ईसा पूर्व चलते हैं दोस्तों। 140 ईस्वी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बात करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 140 ईसा पूर्व में। 140 ईस्वी पूर्व, ये 13 बिलियन हो गया दोस्तों। 140 ईस्वी दोस्तों 140 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, खगोलीय वैज्ञानिक टालमी, मिस्र के थे दोस्तों। टालमी थे। इन्होंने क्या बताया दोस्तों? इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक परिकल्पना दिया जिसे कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। किसने दिया दोस्तों? टालमी ने दिया था। कब दिया था? 140 ईस्वी में दिया था दोस्तों टालमी ने। और इसमें ये क्या था दोस्तों? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या था दोस्तों? पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। ये जो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत है दोस्तों, इनके अनुसार, इनके टालमी जी के अनुसार दोस्तों, ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में पृथ्वी है दोस्तों वो केंद्र में स्थित है। और ग्रह उपग्रह दोस्तों, ग्रह उपग्रह इसके चारों, पृथ्वी केंद्र में स्थित है और ग्रह उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये टालमी जी के अनुसार। लेकिन दोस्तों ये परिकल्पना बाद में जाके गलत हो गई दोस्तों। फिर आगे क्या होता है दोस्तों? एक और वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम कब दोस्तों? 1543 लगभग हुमायूं के काल में जाए, लगभग दोस्तों शेरशाह सूरी काल में जाएंगे। 1543 ईस्वी में दोस्तों, 1543 ईस्वी में दोस्तों एक सिद्धांत आया दोस्तों। उसका क्या नाम था? सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दोस्तों 1543 में आया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दोस्तों, पृथ्वी है सूर्य केंद्रित सिद्धांत से कहते हैं। सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये दोस्तों सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या था दोस्तों? तो ये इनके अनुसार दोस्तों ये किसने दिया था दोस्तों? सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? 1543 में कोपरनिकस ने दिया था। कौन दिया था? कोपरनिकस ने दोस्तों सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार दोस्तों ये कहते हैं, इनका परिकल्पना लगभग सही हो गया दोस्तों। इन्होंने कहे थे कि सूर्य केंद्र में है दोस्तों, सूर्य केंद्र में है दोस्तों, और जो ग्रह उपग्रह हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कोपरनिकस ने कहते हैं दोस्तों। कोपरनिकस कहते हैं कि सूर्य केंद्र में है और इसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ये कोपरनिकस ने कहा था दोस्तों। ये सिद्धांत सही हुआ दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, तो 1970 की बात है दोस्तों। 1970 में क्या होता है? फिर मिटा दोस्तों, क्योंकि जगह बहुत कम है दोस्तों, मिटाते रहें, बताते रहें दोस्तों। क्या हुआ कि फिर 1970 की घटना आती है, बहुत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में क्या होता है दोस्तों? 1970 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज लेमेंतरे ने दोस्तों क्या किया? जॉर्ज 1970 में क्या होता है दोस्तों? जॉर्ज लेमेंतरे ने एक सिद्धांत पेश किया, एक परिकल्पना पेश किया, जिसका क्या नाम था दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत। 1970 में दोस्तों जॉर्ज लेमेंतरे ने बिग बैंग सिद्धांत क्या था वही दोस्तों बताया ना। इसके पीछे बिग बैंग सिद्धांत कि जो पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों 13.5 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों एक बिंदु के रूप में था।
जिसको बिंदु को एकक कहते हैं, और उसमें दोस्तों 1.43 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई दोस्तों। यही बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों। जॉर्ज लेमेत्री ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था दोस्तों। यहाँ जॉर्ज लेमेत्री ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था दोस्तों। ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही सिद्धांत दिए थे बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों। ये जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था दोस्तों। जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। ये 1970 में दोस्तों जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मांड। अब तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई दोस्तों। ब्रह्मांड क्या दोस्तों कहते हैं? ब्रह्मांड। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों क्योंकि सैंपल एकदम साफ रखना है। ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के दोस्तों ब्रह्मांड का जो व्यास कितना है दोस्तों? व्यास, ब्रह्मांड का व्यास दोस्तों एबी हब्बल के अनुसार दोस्तों, एबी हब्बल के अनुसार, एपी हब्बल के अनुसार, एपी हब्बल क्या थे दोस्तों? ये भी एक खगोलविद है दोस्तों। जॉर्ज लेमेत्री दोस्तों बेल्जियम का पादरी था जॉर्ज लेमेत्री। एपी हब्बल के अनुसार दोस्तों ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, और इसका जो व्यास बताया है दोस्तों, इसका ब्रह्मांड का क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड दोस्तों ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का व्यास दोस्तों एपी हब्बल ने बताया है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया है दोस्तों। एपी हब्बल ने क्या बताया है कि जो ब्रह्मांड का जो व्यास है ना 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है दोस्तों। प्रकाश वर्ष है। अभी ये आपको दूरी कम लग रही है दोस्तों। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है तब बताएंगे तो ये दूरी आपकी मालूम चलेगी दोस्तों। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में सूर्य द्वारा एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होता है। पार्शिक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है दोस्तों। जो पार्शिक होता है या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इसको ब्रह्मांड के बारे में ठूस कर भरा हूँ दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। दूरी का जो मात्रक प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। तो आप बताइए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप कह रहे हैं कि ये तो हमको मालूम है, ये तो क्यों को बता रहे हैं दोस्तों। तो आप बताइए कि प्रकाश का चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों? ये बताइए कमेंट में। तो प्रकाश की जो चाल है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि जो प्रकाश है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चला जाता है। अभी समझ में नहीं आया छोड़िए। अब अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की चाल को किलोमीटर बदलेंगे तो आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश की जो चाल होगी दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी। इसको बदलेंगे दोस्तों तो मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है दूर। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है दोस्तों। तो आप सोचिए कि एक दिन में कितना किलोमीटर दूर जाएगा, और 1 साल में कितना किलोमीटर दूर जाएगा, और 1 साल में जितना किलोमीटर दूर जाएगा दोस्तों उसे अभी तक 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे, उसे अभी 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे दोस्तों। और फिर दोस्तों 250 करोड़ वर्ष जब जाएगा तो एक ब्रह्मांड के पूरा ब्रह्मांड का व्यास, ये ब्रह्मांड का व्यास बताया दोस्तों। ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दोस्तों। ये व्यास कौन बताया दोस्तों? ये हब्बल ने बताया। एपी हब्बल के अनुसार ब्रह्मांड फैल रहा है, ये ब्रह्मांड फैल हो रहा है, इसका विस्तरण हो रहा है। ये तो ब्रह्मांड के बारे में होगा जानकारी दोस्तों। ब्रह्मांड मिटाते हैं दोस्तों। अब ये ब्रह्मांड था दोस्तों एपी हब्बल के अनुसार। एपी हब्बल के अनुसार ब्रह्मांड। आप दोस्तों देखिए ब्रह्मांड से छोटा क्या होता है दोस्तों? क्रम याद कीजिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा तो ब्रह्मांड होता है, सबसे बड़ा तो आपको मालूम है दोस्तों ब्रह्मांड होता है। उससे छोटा दोस्तों ब्रह्मांड से छोटा क्या होता है दोस्तों? ब्रह्मांड से छोटा क्या होता है? आकाशगंगा होता है। क्या होता है दोस्तों? आकाशगंगा होता है। ये क्रम याद कीजिए दोस्तों।
आप ये क्रम याद करिए, जैसे इंपॉर्टेंट क्रम है, आप कहेंगे जब ये क्रम याद रहेगा ना तो आपको दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि सबसे बड़ा तो हाँ ब्रह्मांड होता है, उससे छोटा आकाशगंगा होता है। आकाशगंगा में भी क्या होता है दोस्तों, आकाशगंगा से भी छोटा, उसका मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आकाशगंगा होता है। आकाशगंगा से छोटा दोस्तों सौरमंडल होता है, सौरमंडल। आकाशगंगा से भी छोटा दोस्तों सौरमंडल होता है। और सौरमंडल से छोटा क्या होता है दोस्तों, सौरमंडल से छोटे तारे होते हैं। और तारे से छोटे क्या होते हैं दोस्तों, तारे छोटे क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। और ग्रह से छोटे क्या होते हैं दोस्तों, ग्रह से छोटे क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं दोस्तों, उपग्रह। और उपग्रह से छोटे क्या होते हैं, धूमकेतु आते हैं दोस्तों, ये उपग्रह से छोटे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, ये छोटे, ये क्रम याद कीजिएगा। आपको मालूम रहेगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तारे बड़े होते हैं कि ग्रह बड़े होते हैं, आप क्या कहेंगे, जब मालूम नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, तारे बड़े ग्रह बड़े होते हैं, पृथ्वी तो बड़ी है, इसका इतना व्यास होता है 12,712 किलोमीटर इसका व्यास होता है, ये तो लगभग पृथ्वी बड़ी है दोस्तों। नहीं, ये क्रम लगभग याद रहना चाहिए कि तारे बड़े होते हैं, तारों से भी बड़ा ग्रह होता है, तारों से छोटा ग्रह होता है, ग्रह से छोटा उपग्रह होता है। अब देखिए दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ ये तो क्रम हो गया दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में। अब ब्रह्मांड के बारे में बात कर लिया गया है दोस्तों, ब्रह्मांड क्या होता है बात किए हैं। अब आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आकाशगंगा, आकाशगंगा में एक शब्द आता है नेबुला। आकाशगंगा में एक शब्द आता है दोस्तों निहारिका। आकाशगंगा में एक शब्द आता है दोस्तों निहारिका, निहारिका, यही बात है दोस्तों, निहारिका क्या होता है। तो आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आकाशगंगा के बारे में, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा, आकाशगंगा के बारे में बात करें। आकाशगंगा क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये आकाशगंगा क्या होता है दोस्तों, तारों का एक सम्मिलित रूप होता है। आकाशगंगा क्या होता है दोस्तों, तारों का एक सुव्यवस्थित सम्मिलित रूप होता है, सम्मिलित समूह होता है दोस्तों। आकाशगंगा तारों का एक सम्मिलित रूप होता है, तारों का एक, अरे आकाशगंगा के बारे में बता रहे क्या होता है, आकाशगंगा के बारे में क्या बता रहे हैं, निहारिका। हाँ, निहारिका के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, निहारिका। आकाशगंगा ये निहारिका आएगा, निहारिका। निहारिका क्या था, जैसे जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ दोस्तों, तो बताएं दोस्तों कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों हल्की गैस है दोस्तों। ब्रह्मांड में मैक्सिमम मात्रा पाई, ब्रह्मांड में मैक्सिमम गैस ये हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब भी दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक थी, ये 71% पाया जाता है लगभग, ये 26% पाया जाता है लगभग दोस्तों। ये हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक थी दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, निहारिका क्या है दोस्तों, गैसों का समूह है। क्या है दोस्तों, निहारिका गैसों का समूह है दोस्तों। निहारिका क्या है दोस्तों, गैसों का समूह है, समूह। हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, और इसमें धूल कण होंगे दोस्तों, धूल के कण भी होंगे। हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन हीलियम गैसों के समूह को निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निहारिका कहते हैं। ये समझ में आया निहारिका क्या होता है। ये क्या ऐसे होते हैं समझिए दोस्तों, ये गैसों के समूह होते हैं निहारिका। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये गैसों के समूह होते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम और धूल कण के गैसों के समूह होते हैं। ये निहारिका दोस्तों, समझ में आएगा निहारिका क्या होता है। निहारिका किताब में पढ़ते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा निहारिका क्या होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। निहारिका समझ में आएगा, गैसों का समूह होता है। अब दोस्तों क्या होता है, अब आकाशगंगा के बारे में बात कर रहे हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जो आकाशगंगा होती है ना, जब ये निहारिका, जब आकाश, जो ब्रह्मांड में जब गैस फैले होते हैं दोस्तों, जब ब्रह्मांड में जब ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस फैले होते हैं, जब हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है दोस्तों, एक लाइन में सुनिए आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा दोस्तों तारों का एक समूह होता है। क्या होता है दोस्तों, तारों के समूह को, इसको मिटाइए थोड़ा, तारों के समूह को, ये समझ में आ गया ना दोस्तों।
तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं दोस्तों। आकाशगंगा किसे कहते हैं? बस जानिए कि तारों का एक समूह होता है। कैसा? तारों का एक समूह होता है, एक झुंड होता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे ही तारों में, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का एक समूह होता है। पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और 100 अरब आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने तारे? एक आकाशगंगा में दोस्तों, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं दोस्तों। 100 अरब तारे हैं एक आकाशगंगा में दोस्तों। 100 अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या तो पूरे दोस्तों ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितना होगा दोस्तों? पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या 100 का पावर 100, ये अरब को जब बदलेंगे दोस्तों तो 10 का पावर 22, 10 का पावर 22 ये होंगे ब्रह्मांड में पूरे तारों की संख्या। अब तारे को समूह को, अब दोस्तों क्या होता है? ये तो हो गया दोस्तों, ये तारों के समूह को आकाशगंगा कहता है। इसकी कोई आकृति तो भी होगी दोस्तों। ये आकाशगंगा की कोई आकृति तो भी होगी। देखिए तारों के समूह को अभी बताएंगे तारा किसे कहते हैं, उसको भी बताएंगे दोस्तों। ये निहारिका से भी तारा का नहीं, देखिए निहारिका के बाद तारों का निर्माण होगा, तारों के बाद आकाशगंगाओं का निर्माण होगा। देखो आकाशगंगा क्या होता है दोस्तों? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये तारों का क्या होता है दोस्तों? ये तारे हैं, तारों के ही द्वारा दोस्तों आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। देखिए आकाशगंगाएं में दोस्तों 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 3 घूर्णनशील दोस्तों, 3 घूर्णनशील भुजा होती है दोस्तों आकाशगंगा में। आकाशगंगा में लगभग 3 घूर्णनशील भुजा होती है दोस्तों। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके केंद्र को एल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आकाशगंगा के केंद्र को एल्ब कहा जाता है दोस्तों। और एल्ब में क्या होता है? तो आकाशगंगा तारों की सघनता अधिक होती है, तारों की संकेंद्रितता अधिक होती है। एल्ब में तारों की सघनता दोस्तों, तारों की सघनता मैक्सिमम होती है दोस्तों। एल्ब में तारों की सघनता अधिक होती है दोस्तों। इसी आकाशगंगा ऐसे दोस्तों 100 अरब आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में ऐसी आकाशगंगाएं हैं, इनका जो आकार होता है दोस्तों आकाश सर्पिलाकार होता है। आकार ही बता दें, पूछ देगा कि आकाशगंगा का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो सर्पिलाकार। स्पाइरल, इंग्लिश में स्पाइरल कहेंगे। आकाशगंगा का जो आगे स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल होता है या सर्पिलाकार होता है। देखिए सब समान है ना दोस्तों। देखिए इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इन्हीं दोस्तों अगर 100 अरब आकाशगंगा है और इसी 100 अरब आकाशगंगा में हमारा एक आकाशगंगा है दोस्तों, जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें आप निवास करते हैं। उस आकाशगंगा का क्या नाम है दोस्तों? मंदाकिनी। ये जानिए ये पूरा ब्रह्मांड है, दिखाई दे रहा है नीचे। ये समझिए कि ये पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ऐसी लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं ये ब्रह्मांड है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में ऐसी 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। समझिए ब्रह्मांड है, ये क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड। ये दोस्तों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं दोस्तों। ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या 10 का पावर 22 बताएं दोस्तों। और इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है दोस्तों। इसको केंद्र को एल्ब कहा जाता है, जिसमें तारों की सघनता अधिक होती है दोस्तों। ये आकाशगंगा के बारे में बात कर रहे हैं। इसी आकाशगंगा में दोस्तों एक हमारी आकाशगंगा है जिसे मंदाकिनी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, या हिंदू ग्रंथों में इसे क्या कहते हैं? क्षीर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? हिंदू ग्रंथों में क्षीर कहते हैं, या इसे दूध कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों में मान्यताओं में दोस्तों दिया है। क्वेश्चन का पूछ दिया तो कहीं बता दिए, क्षीर कहते हैं या दूध कहा जाता है। ये मान लेते हैं ये अपनी गंगा है, ये अपनी गंगा है, अपना आदमी है दोस्तों। आकाशगंगा अपनी आकाशगंगा है। ये कौन दोस्तों? इसको मान लेते हैं, इसको मिटा दें।
आकाशगंगा, अपनी आकाशगंगा बना रहे हैं दोस्तों, तो सही रहेगा अपनी आकाशगंगा। अपनी आकाशगंगा बना रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों अपनी आकाशगंगा है। ये क्या है दोस्तों, ये आकाशगंगा है। कौन सी, ये हमारी आकाशगंगा बना रहे हैं, अपनी आकाशगंगा की बात कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये अपनी आकाशगंगा है मंदाकिनी। इसका क्या नाम है दोस्तों, मंदाकिनी। इसी मंदाकिनी को क्या कहते हैं दोस्तों, मिल्क वे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिल्क वे, या इसे दूध मेखला कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दूध मेखला। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, दूध मेखला। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दूध मेखला, या क्या कहते हैं, मिल्क वे कहते हैं। इसे ग्रहों में दोस्तों, हिंदू धर्मों में इसे क्या कहते हैं, हिंदू धर्मों में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हिंदू धर्मों में दोस्तों, इसे हिंदू धर्मों में क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में दूध कहते हैं या क्षीर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षीर या दूध, या इसे दूध कहा जाता है दोस्तों हिंदू धर्मों में। इस आकाशगंगा को, इस आकाशगंगा के केंद्र का क्या नाम है दोस्तों, एल्ब। क्वेश्चन पूछ देगा सामने, इस केंद्र को क्या कहते हैं, एल्ब कहा जाता है। एल्ब में वायु की संगति हुई, एल्ब में तारों की संगतता अधिक होती है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये तारों का समूह है। ये छोटे छोटे सब तारे हैं, जान लीजिए दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये सभी छोटे छोटे तारे हैं। इसी तारों में दोस्तों एक हमारा सौरमंडल होगा, जो घूर्णनशील भुजा के मध्य में, ये घूर्णनशील भुजा के मध्य में, घूर्णनशील भुजा के मध्य में देखिए दोस्तों, हमारा का जो सौरमंडल है, ये इसमें बाहरी भुजा में भी स्थित है। ये डाउट है दोस्तों, एक किताब में पढ़े हैं कि बाहरी भुजा में स्थित है, और जो लेकिन जो हम जो किताब में पढ़े हैं वो मध्य घूर्णनशील भुजा में स्थित है। ये हमारा सौरमंडल है, क्या है, अपना अपना सौरमंडल, अपना सौरमंडल, ये अपना सौरमंडल है दोस्तों। ये अपना सौरमंडल है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सर्पिल, इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। आकृति कैसी है दोस्तों, आकृति, इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, सर्पिलाकार है दोस्तों, सर्पिलाकार। इसके केंद्र को एल्ब कहते हैं। एल्ब में ग्रहों की तारों की संगतता अधिक होती है दोस्तों। और दोस्तों इस आकाशगंगा में क्या होता है दोस्तों, कि तारों का निर्माण होता रहता है। तारों का देखिए यहाँ पर, ये तारों अंदर नष्ट होते रहते हैं, अंदर तारे नष्ट होते भी रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जिसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, और आगे तारों का निर्माण होता रहता है। ये घटना चलती रहती है गोल गोल। जो ये सौरमंडल है दोस्तों, हम लोग का जो अपना सौरमंडल है, यह पूरे मंदाकिनी का, ये पूरे मंदाकिनी का, या आकाशगंगा का लगभग अपना सौरमंडल, आकाशगंगा मंदाकिनी का 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है दोस्तों। जो अपना सौरमंडल है, यह मंदाकिनी का लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। सोच ले कितना बड़ा मंदाकिनी होगा, कितना बड़ा मंदाकिनी है। ये क्या है दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है दोस्तों। अपने आकाशगंगा कैसे दोस्तों, अपना जो मंदाकिनी के पास एक आकाशगंगा है, उसका क्या नाम है, जो सबसे नजदीक हमारी आकाशगंगा है दोस्तों, उसका क्या नाम है दोस्तों, बता रहे हैं। जो मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा, मंदाकिनी के नजदीक आकाश दोस्तों, मंदाकिनी के नजदीक एक आकाशगंगा है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, एंड्रोमीडा दोस्तों। जो ये एंड्रोमीडा आकाशगंगा है, ये दोस्तों एंड्रोमीडा जो आकाशगंगा है, इसको उत्तरी गोलार्ध से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में नग्न आंखों से हम देख सकते हैं इस एंड्रोमीडा आकाशगंगा को, एंड्रोमीडा आकाशगंगा को हम नग्न आंखों से उत्तरी गोलार्ध से देख सकते हैं दोस्तों। आकाशगंगा, एंड्रोमीडा आकाशगंगा को समझ में आया, एंड्रोमीडा आकाशगंगा को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा है, एंड्रोमीडा आकाशगंगा हो गया दोस्तों। अब तारों के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं तारों के बारे में बात करेंगे।
आकाशगंगा के बाद एक जो मेरा ये रहा यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूध मेखला 25 करोड़ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब एकदम। अब दोस्तों हम लोग तारों के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? तारों के बारे में। निहारिका बताएं दोस्तों, अब तारों के बारे में बात करेंगे। तारों के बारे में एक आप लोग सुने होंगे दोस्तों, एक तारा होता है, एक तारा मंडल होता है, एक तारा होता है, एक तारा मंडल होता है। तो हम पहले किसको बताएं? बताइए आप, पहले हम किसको बताएं? तारे को बताएं कि तारा मंडल को बताएं? तो बताइए, तारा मंडल के बारे में बात करते हैं, तारा के बारे में। चलिए तारा के बारे में बात करते हैं। तारा क्या होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये एक तारा के बारे में एक फैक्ट बता रहे हैं। सभी तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है। सभी तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है। अगर सभी तारों का अपना प्रकाश होता तो रात में जो तारे दिखाई देते हैं वो क्या उससे अंधेरा होता? नहीं होता। और चंद्रमा एक ऐसा तारा है दोस्तों, चंद्रमा वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, रात में प्रकाश देता है। ये सभी तारों का प्रकाश नहीं होता है। तारा क्या होता है दोस्तों? सभी तारों का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। सभी तारों का दोस्तों प्रकाश नहीं होता है। दोस्तों तारों का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो आप बता रहे हैं दोस्तों, जो निहारिका होता है दोस्तों, निहारिका दोस्तों, जो निहारिका होता है दोस्तों, जो निहारिका होता है, निहारिका क्या होता है दोस्तों? ये गैसों का समूह होता है। क्या होता है? गैसों का समूह होता है। ये क्या होता है दोस्तों? गैसों का समूह होता है। इन्हीं गैसों का, ये किन गैसों का दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का समूह होता है दोस्तों निहारिका। क्या होता है दोस्तों? ये जो गैसों का समूह है, ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का समूह होता है निहारिका दोस्तों। जब दोस्तों हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होता है, जब हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? तारों का निर्माण होता है दोस्तों। तारों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? जब हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होता है तो तारों का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, जब दोस्तों हाइड्रोजन लिख दें यहाँ पर, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो जब हीलियम में बदलता है दोस्तों तो तारों का निर्माण होता है। तो तारों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के संकुचन से। हाइड्रोजन गैस के जब संकुचन होता है, जब उनकी सघनता बढ़ती है दोस्तों तो तारों का निर्माण होता है। ये सही है। हाइड्रोजन गैस के सघनता दोस्तों, जब हाइड्रोजन गैस के सघनता से तारों का निर्माण होता है दोस्तों। हाइड्रोजन गैस के सघनता से क्या? हाइड्रोजन गैस के सघनता से तारों का निर्माण होता है दोस्तों। जब यही सघनता दोस्तों, हाइड्रोजन 71% जानते हैं, ये जब यही संकुचन होगा दोस्तों, ये जब छोटे छोटे होंगे तो तारों का निर्माण होता है। इनकी सघनता से तारों का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों? तारों का निर्माण कैसे होता है? इनकी सघनता से दोस्तों तारों का निर्माण होता है। अब चलते हैं, बात करते हैं तारामंडल किसे कहते हैं। अब किसे कहते हैं दोस्तों? तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए तारामंडल, तारों के व्यवस्थित समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये तारों के व्यवस्थित समूह को, तारों का मान लीजिए ऐसे से, तारों के व्यवस्थित समूह को तारामंडल कहते हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे हैं दोस्तों जो व्यवस्थित क्रम में है, उन्हीं तारों को तारामंडल कहते हैं। तारों के व्यवस्थित समूह को क्या दोस्तों?
तारों के व्यवस्थित समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तारामंडल कहते हैं। दोस्तों हम अभी वीडियो बंद कर देते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मांड खत्म हो गया, तो आप लोग मान जाते हैं कि हाँ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये खुद से वादा कि बनाएंगे पूरे ब्रह्मांड का चिट्ठा फाड़। ये दोस्तों तारामंडल कहते हैं। आप देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारामंडल आप बताएंगे दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे बड़ा तारामंडल बताइएगा दोस्तों। देखें, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारामंडल कौन दोस्तों? वीडियो बन रहा है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो तारामंडल है दोस्तों, सेंटारस है। कौन सा है दोस्तों? सेंटारस। क्या नाम है दोस्तों? सेंटारस। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारामंडल है दोस्तों सेंटारस। दोस्तों पीछे इसलिए जा रहे हैं कि कोई है नहीं, और जब कोई नहीं रहता है दोस्तों तो अच्छा वीडियो बनता है। जाकर देखते हैं कि बंद नहीं ना हो गया, इसलिए पीछे जाते हैं। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल कौन है दोस्तों? सेंटारस है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दोस्तों अब्ध तारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक तारा को अब्धक का तारा कहते हैं। अबुध दोस्तों साइरस तारा को अब्धक तारा कहते हैं। साइरस तारा को अब्धक तारा कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? अब्धक तारा कहते हैं साइरस तारा को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा तारा सूर्य, और सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सौरमंडल का बड़ा तारा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी पर सबसे बड़ा तारा पृथ्वी के पास बड़ा तारा सूर्य। देखिए तारों में क्वेश्चन पूछेगा तारों का क्या अपना प्रकाश होता है, तो तारों का अपना प्रकाश ही होता है दोस्तों सूर्य। ये दोस्तों सौरमंडल के हो गए। तारों के बारे में बता दें दोस्तों, तारामंडल के बारे में बता दें। सबसे बड़ा तारा बताएं दोस्तों सेंटारस और अब्ध तारा। ये हो गए दोस्तों तारों के बारे में हो गए। लगभग ये टॉपिक अब इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। तारों के बारे में बात हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे तारों के बारे में बात हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों की, अब हम बात में सुपरनोवा की घटना होती है दोस्तों। सुपरनोवा की घटना, सुपरनोवा दोस्तों इस सुपरनोवा की घटना बता रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जब तारों का निर्माण होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि तारों में अपना प्रकाश होता है। जब वह प्रकाश क्या होता है दोस्तों, तारे किसके बने होते हैं? तारे दोस्तों मानते हैं तारों का अपना प्रकाश होता है, और तारे हाइड्रोजन के बने होते हैं। तारे किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन के। सूर्य एक तारा है, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों। ये मान लें सूर्य है दोस्तों। जानते हैं दोस्तों आपके सूर्य जो है निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य जो है निरंतर ऊर्जा अपना त्याग रहा है, उत्सर्जित कर रहा है।
तो दोस्तों जो ऊर्जा तो कम होती होगी ना, ऊर्जा तो कम होती होगी ना, तो उसका जो केंद्र वाला भाग है, बाहरी ऊर्जा नहीं कम होती है। जब ऊर्जा कम होती होगी, प्रकाश कहाँ से निकलता है? जब हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है, जब नाभिकीय संलयन कब होता है? जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा तो नाभिकीय संलयन होता है ना, नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। और नाभिकीय संलयन केंद्र वाला जो हाइड्रोजन होता है, केंद्र वाला जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, यही हाइड्रोजन, यह केंद्र वाला हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और जो बाहर वाला जो हाइड्रोजन होता है वो अभी शेष बचा रहता है। पहले बीच में ये खोखला होता है, जो सूर्य हो चाहे कोई भी तारा हो, बीच में खोखला होता चला जाता है, क्योंकि इसका बीच का जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता है। बीच का हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता चला जाता है, और बीच में खोखला होता चला जाता है दोस्तों। और इसके किनारे वाला जो क्या होता है दोस्तों, जब बीच में खोखला होगा तो अपना रंग बदल देगा दोस्तों, और जो किनारे वाला भाग होता है ये भी लाल रहता है। किनारे वाला भाग क्या होता है दोस्तों? लाल रहता है, जिसे क्या कहते हैं? रक्तदानों। क्या इसे कहते हैं दोस्तों? रक्त लाल, इसको रक्तदानों कहते हैं दोस्तों। जब बीच वाला हाइड्रोजन खत्म हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है? जब इसी बीच में, जब हाइड्रोजन तारों के बीच में क्या है दोस्तों? तारा है। और जो बीच में इसके बीच में जब हाइड्रोजन हीलियम बदल जाता है, जब खोखला हो जाता है, तो इसमें अंदर इसके क्या होता है? सिकुड़न होने लगता है। क्या होता है दोस्तों? सिकुड़न होता है। तो जब हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? जब तारों में जब हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, उसे रक्तदानों कहते हैं। रक्तदानों क्या कहते हैं दोस्तों? रक्तदानों या लाल दानों कहते हैं। लाल दानों क्योंकि तारे का जो किनारे वाला भाग है वो तो लाल रहेगा, लेकिन बीच वाला भाग लाल नहीं रहेगा, तो इसलिए वो पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। इसी पीला को या लाल दिखाई देता है। इसी लाल को क्या कहते हैं? रक्तदानों या लाल दानों कहते हैं दोस्तों। इसे समझ में आया? रक्तदानों। जब यही रक्तदानों दोस्तों, जब और घटना होता है, जब और ये पुरान होता है, जब यही रक्तदानों, लाल दानों और इसमें समय होते हैं, ये प्रक्रिया दोस्तों, जब किसी भी तारे का लाल दानों बनने की प्रक्रिया अरबों वर्ष में होती है। ये नहीं कि तुरंत बन जाएगा, नहीं, अरबों वर्ष, बहुत समय लगता है ये प्रक्रिया होने में दोस्तों। जब यही हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जब यही हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और यही हीलियम CO2 में, जब यही हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और फिर ये हीलियम जब कार्बन डाइऑक्साइड और लोहे में बदलती है, क्या होता है दोस्तों? जब लोहे में बदलती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो क्या होता है? उसमें एक विस्फोट होने, वो जो जब ये बदल जाता है, कार्बन बदल जाता है, तो उसमें एक विस्फोट होता है। देखिए, जब कार्बन बदल जाता है, तो उसमें एक विस्फोट होता है। उस लाल दानों में एक विस्फोट होता है। एक विस्फोट होता है जिसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा की घटना कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? विस्फोट होता है जिसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा की घटना कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है? विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा की घटना कहते हैं। दोस्तों, ये सुपरनोवा था दोस्तों। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। वही लास्ट टॉपिक बचा था दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में। दोस्तों, तारों की दूरी किस में नाप लेते हैं? तारों के बीच की दूरी किस में नापते हैं दोस्तों? तारों के बीच की दूरी किस में नापते हैं? बताइएगा तो। ज्योति मेहता विधि से दोस्तों तारों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। रेड क्राफ्ट विधि से या ज्योति मेहता विधि से तारों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं दोस्तों। ज्योति मेहता विधि से।
अब हम बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? ब्लैक होल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिख देना दोस्तों, ब्लैक होल। दोस्तों ब्लैक होल को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लैक होल का एक और नाम है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना ब्लैक होल, दिखाई दे रहा है? हाँ दोस्तों, ब्लैक होल का एक और नाम है, ब्लैक होल का एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं? कृष्ण वामन। क्या कहते हैं दोस्तों इसी को? कृष्ण वामन। अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, इसका नाम बता रहे हैं, कृष्ण वामन कहते हैं दोस्तों। ये ब्लैक होल को कृष्ण वामन कहते हैं। और सुनिए एक बात, जब एक ब्लैक होल को कृष्ण वामन कहते हैं, और जगह बौने तारों को, बौने दोस्तों, जब बौने तारे का नाम लेंगे तो बौने तारों को न्यूट्रल तारा भी कहते हैं। दोस्तों बौने तारों को न्यूट्रल तारा भी कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, श्वेत तारा, श्वेत वामन, श्वेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। बौने तारे बोले, चाहे न्यूट्रल तारा बोले, चाहे श्वेत तारा बोले। अब ब्लैक होल के को कहते हैं कृष्ण वामन। अब चलते हैं ब्लैक होल की घटना के बारे में समझेंगे। ब्लैक होल क्या होता क्या है दोस्तों? ब्लैक होल, ब्लैक होल की दोस्तों, ब्लैक होल की घटना किसमें होती है? दोस्तों ब्लैक होल के किसने खोया था दोस्तों? ब्लैक होल को चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की उसको उत्पत्ति किया था। चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर थे, उन्होंने ब्लैक होल की घटना को बताया था दोस्तों। चंद्रशेखर कौन थे? एम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की घटना को बताया था दोस्तों। ब्लैक होल की घटना का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? MS। ये भारतीय खगोलविद थे दोस्तों, ये भारतीय खगोलविद थे MS चंद्रशेखर। दोस्तों इसी ब्लैक होल की घटना के लिए MS चंद्रशेखर को ये ब्लैक होल की घटना कब प्रस्तुत किया दोस्तों? 1930 के आसपास, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दोस्तों ब्लैक होल की घटना को प्रस्तुत किया था कौन? MS चंद्रशेखर। ये प्रतिपादन किया था दोस्तों। इसीलिए MS चंद्रशेखर को दोस्तों 1983 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया दोस्तों। नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार क्या मिला दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। किसे? MS चंद्रशेखर को 1983 में दोस्तों। और ब्लैक होल में दोस्तों एक किरण बढ़ जाती है जिसका क्या नाम है? एक्स किरण बढ़ जाती है, एक्स गामा किरण, गामा किरण मैक्सिमम। दोस्तों ब्लैक होल में गामा किरण मैक्सिमम होती है, और ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है वो सर्वाधिक होता है। ब्लैक होल गामा किरण होती है मैक्सिमम। इन्हें 1983 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ना, अभी चल रहा है, चलने दीजिए। 1983 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। किसे दोस्तों? ये MS चंद्रशेखर को दोस्तों। MS चंद्रशेखर एक सीमा होती है दोस्तों, जिसका मान क्या होता है दोस्तों? MS चंद्रशेखर सीमा बराबर दोस्तों, MS चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है दोस्तों? MS चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.44 सौर्य 1.44 सौर्य द्रव्यमान के 1.44 सौर्य द्रव्यमान के बराबर होता है। एक MS चंद्रशेखर की सीमा बराबर, एक MS चंद्रशेखर बराबर दोस्तों 1.44 सौर्य द्रव्यमान के बराबर होता है दोस्तों एक चंद्रशेखर। ये क्या 1.44 सौर्य द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? ये तो नहीं पता चल रहा है। मतलब कि एक चंद्रशेखर सीमा बराबर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने के बराबर होता है।
एक चंद्रशेखर सीमा बराबर दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुने के बराबर होता है एक चंद्रशेखर सीमा। समझ में आया? तो अगर किसी भी तारे का दोस्तों, अगर किसी भी, देखिए लिंक कर रहे हैं, अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान, अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अगर अधिक हो, अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से अधिक हो, तो उसमें जो उसका विघटन होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो ब्लैक होल के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? जब उसकी मृत्यु होती है तो ब्लैक होल के रूप में होती है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? कृष्ण वामन कहते हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी भी तारे का वजन द्रव्यमान दोस्तों अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से अधिक है तो उसकी मृत्यु ब्लैक होल के रूप में होगी। ये तारा है दोस्तों, उसमें एक छिद्र हो जाएगा, उसी छिद्र को ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल के रूप में होगी। अगर भी किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम हो, 1.5 गुने से कम हो, तो उसकी मृत्यु दोस्तों, उसकी मृत्यु किससे होता है? उसकी मृत्यु बौने तारे के रूप में होगी, बौने तारे के रूप में होगी या न्यूट्रल तारे के रूप में होगी, जिसे श्वेत वामन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे श्वेत वामन कहते हैं दोस्तों, बौने तारे के रूप में होगी। समझ में आया? बोले समझ में आया? बौने तारे के रूप में होगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सुपरनोवा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? सुपरनोवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड और लोहे की मात्रा अधिक होती है दोस्तों एक होता है आदि तारा। आदि तारा क्या होता है दोस्तों? इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, समझ में आया ना? सही है। ये बता दें ब्लैक होल की घटना। एक होता है दोस्तों आदि तारा। क्या होता है दोस्तों? एक होता है दोस्तों आदि तारा, जिसका तापमान कितना होता है दोस्तों? -173 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान कितना होता है दोस्तों? ये -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। ठंडा तारा होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ठंडा तारा होता है। ये ठंडे गैसीय, ये दोस्तों ठंडे गैसीय, ये ठंडे गैसीय क्या होता है? ठंडे गैसीय बादलों के द्वारा बनता है दोस्तों, बादलों की सिकुड़न से बनता है। ये किससे बनता है दोस्तों? ठंडे गैसीय बादलों के सिकुड़न से बनता है, सिकुड़न से बनता है। ये किससे बनता है दोस्तों? ठंडे बादलों के सिकुड़न से बनता है। दोस्तों एक्स किरण की खोज किसने किया था दोस्तों? एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज रोटमन ने, दोस्तों रोटमन ने एक्स किरण की खोज किया था दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों गामा किरण दिखाई नहीं देती है, जो ब्लैक होल में पाई जाती है। एक्स किरण की खोज रोटमन ने किया था दोस्तों। और एक दोस्तों होता है ध्रुव तारा। ये क्या होता है? ध्रुव तारा, उसके बारे में बता दिया दोस्तों। एक होता है ध्रुव तारा। क्या होता है दोस्तों? ध्रुव तारा। दोस्तों ध्रुव तारा के पास एक तारामंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तारामंडल, जिसका क्या नाम है दोस्तों? दोस्तों ध्रुव तारा के पास क्या पाया जाता है? 2 तारामंडल पाए जाते हैं, जिसका क्या नाम है दोस्तों? सप्तर्षि, सप्तर्षि तारामंडल। दोस्तों ध्रुव तारा के पास एक तारामंडल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सप्तर्षि तारामंडल। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? सुप्रिया, सुप्रिया तारामंडल। ये होते हैं सुप्रिया तारामंडल। दोस्तों ये दोस्तों ये जब ये घूमते हैं, जब ये परिक्रमा करते हैं, तो इनका आभास नहीं होता है, क्योंकि ये ध्रुव तारा के पास होते हैं दोस्तों। एक बात और सुनिए, जो ये सप्तर्षि
ये जो सप्तर्षि तारामंडल होता है इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? सप्तर्षि तारामंडल का आकार, सप्तर्षि सप्तर्षि तारामंडल का दोस्तों सप्तर्षि तारामंडल का आकार कितना कैसा होता है दोस्तों? सप्तर्षि तारामंडल का जो आकार होता है दोस्तों वो कैसा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह के समान होता है दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह के समान होता है दोस्तों। सप्तर्षि तारामंडल का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। तारामंडल ये सभी छोटे छोटे तारा हैं दोस्तों। ये सभी छोटे छोटे जो बिंदु दिखाए हैं ये तारा है। इनका आकार इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा तारामंडल के रूप में होता है, इन्हीं के रूप में होता है। दिखा देता है। इन्हीं के द्वारा तारामंडल बनता है दोस्तों ऐसे। ठीक है, दिखा देता हूँ। तारामंडल कहते हैं। इन्हीं को तारामंडल कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो पहुँच गए दोस्तों। अब कुछ पता है दोस्तों लगभग। इन्हीं को आदि तारा या तारामंडल कहते हैं दोस्तों। एक चीज क्या हो गई आप जो खत्म हो गए, भुला गए दोस्तों। ये क्या होता है? सब तारामंडल होता है दोस्तों। इसका चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह के समान होता है दोस्तों। ये तारामंडल खत्म। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सौरमंडल के बारे में। अब बात कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में दोस्तों थोड़ा सा। अब बात कर रहे हैं सौरमंडल के बारे में दोस्तों। सौरमंडल के बारे में दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा जो आकाशगंगा होता है दोस्तों, जो आकाशगंगा होता है दोस्तों उसी में जो 3 भुजाएं होती हैं उसी मध्यवर्ती भुजा में दोस्तों हमारा सौरमंडल स्थित है। ये जो आकाशगंगा होती है दोस्तों 1 2 3 इसी के मध्यवर्ती भाग में हमारा सौरमंडल स्थित है दोस्तों। सौरमंडल स्थित है यहीं पर मंदाकिनी आकाशगंगा में। मंदाकिनी आकाशगंगा में यहीं पर स्थित है सौरमंडल। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? कौन सा तारा होता है दोस्तों? सौरमंडल का प्रधान, सौरमंडल का जो प्रधान होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल का जो प्रधान होता है दोस्तों क्या कहते हैं? सूर्य होता है वो, सूर्य। सौरमंडल में दोस्तों ग्रहों का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में दोस्तों अध्ययन दोस्तों सौरमंडल में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? सौरमंडल में किसका अध्ययन करेंगे? तो गैसों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? सौरमंडल में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? गैसों का अध्ययन करेंगे। किसका? सौरमंडल में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? ग्रहों का, उपग्रहों का, नक्षत्रों का, इनका अध्ययन करते हैं सौरमंडल के बारे में दोस्तों। और ग्रहों के बारे में तो वीडियो बनाए हैं दोस्तों, सूर्य के बारे में बताया है दोस्तों, उपग्रहों के नक्षत्रों के बारे में वीडियो बनाया है दोस्तों। ये था दोस्तों सौरमंडल के बारे में। सूर्य होता है दोस्तों, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है दोस्तों। दोस्तों ये थे ब्रह्मांड के बारे में। टॉपिक खत्म करते हैं दोस्तों। बहुत बताया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है दोस्तों। हाँ दोस्तों एक चमकीला तारा होता है दोस्तों, एक चमकीला तारामंडल होता है। चमकीला तारामंडल होता है जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। चमकीला तारा को चमकीला तारों को क्या कहते हैं दोस्तों? चमकीला तारों को दोस्तों ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला कहते हैं चमकीले तारों को। इनका काल कितना होता है दोस्तों? इनका मृत्यु काल, इनका समय काल, इनका जो समय काल होता है दोस्तों 10 का पावर 6 होता है। इनका समय काल 10 का पावर 6 वर्ष 10 का पावर 6 वर्ष होता है। इनका चमकीले तारों को ओरियन नेबुला कहते हैं दोस्तों। इनका परिक्रमा काल होता है दोस्तों। और कुछ छूट रहा है? और कुछ युग्म तारा बताएं दोस्तों। युग्म तारा क्या होता है दोस्तों? युग्म तारा ये छोटे छोटे शब्द आपके सामने आ जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे दोस्तों। युग्म तारा जिन तारों का द्रव्यमान और जो घूर्णन समान होता है, जिन तारों का द्रव्यमान समान होता है उन्हें युग्म तारा कहते हैं।
युग्म तारा द्रव्यमान समान, दो तारों का द्रव्यमान समान। ये दोस्तों क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है कि दो तारों का अगर द्रव्यमान समान हो उसे युग्म तारा कहते हैं दोस्तों। लगभग तार द्रव्यमान खत्म दोस्तों।